सम्माननीय सभामुख महोदय, 20 महिना अगाडि नेपालको पुँजी बजार लगभग 3200 इन्डेक्स वरिपरि थियो। आजको मितिमा इन्डेक्स 1889.75 मा सीमित छ। लगानीकर्ताले लाखौं रकम गुमाएका छन्। यस्तो गम्भीर परिप्रेक्ष्यमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, जसले सरकारलाई प्रतिवर्ष लगभग 1 अर्ब रुपैयाँ लाभांश योगदान गरिरहेको थियो, यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको बिजनेस नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी जुन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ, यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ। यदि सरकार बोर्डको जुन अर्को लाइसेन्स दिने खोजिरहेछ, के दूरसञ्चार प्राधिकरण के प्राइभेटलाई दिन मिल्छ? सर्वोच्च अदालत प्राइभेटलाई दिन मिल्छ? नेपाल सरकार प्राइभेटलाई दिन मिल्छ? त्यसबाट प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध छ कि उहाँले प्राइभेटलाई दिदिउँ। मेरो मान्यता छ कि नेपालको लोकतन्त्र नेपालीको हातमा होस्, नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीको हातमा होस्, तर सरकारले सीमित फाइदाको लागि 2-4 अरब भ्रष्टाचारको लागि नेपालको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा दिन खोजिरहेछ। प्राइभेट सेक्टर जसको लोयल्टी नेपालको प्रति छैन। आजको समयसम्म आएर पनि स्टक मार्केटको महत्त्व र आवश्यकताको कुरा बुझ्न नसक्ने हाम्रो नियामक र त्यहाँका टप लेभल मान्छेलाई बुझाउन नसकिने भयो। स्टक एक्सचेन्जलाई किन प्राइभेटले चलाउनुपर्छ, प्राइभेटले चलायो भने के हुन्छ भन्ने यहाँ हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उसके कंपैरिजन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलेटिवली न्यू है, 1992 में फॉर्म हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, दैट वुड बी एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई के ऊपर 5000 से भी ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं। उसके कंपैरिजन में एनएससी पे करीब 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। बीएसई अपने आप में एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, वेयर एज एनएससी एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है एज ऑफ नाउ। आई थिंक इट्स कमिंग अप विद एन आईपीओ रादर सून। और ये इनकी वेबसाइट्स हैं, bseindia.com एंड nseindia.com। तो ये बात ध्यान देने की है कि इवन दो ये अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये दोनों सेबी की गाइडलाइन के अंदर काम करते हैं। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस सिचुएशन को। जब से एनएससी एस्टैब्लिश हुआ है, तब से एक काफ़ी फियर्स बैटल चल रहा है एनएससी और बीएसई में ट्रेडिंग वॉल्यूम को अट्रैक्ट करने के लिए। आफ्टर ऑल, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा किसी एक्सचेंज पे, उतना ही ज़्यादा पैसा वो एक्सचेंज कमाता है। तो आइए देखते हैं कि आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बैटल हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है, इसको कौन जीत रहा है। पहला राउंड होगा लिक्विडिटी का। एक ट्रेडर के लिए स्टॉक या इंडेक्स में लिक्विडिटी होना वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हायर लिक्विडिटी का मतलब होता है स्प्रेड्स टाइटर होते हैं, स्लिपेजेस कम होते हैं, और किसी भी ट्रेड में अंदर जाना और बाहर आना काफ़ी आसान हो जाता है। लिक्विडिटी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लिक्विडिटी को कंपेयर करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा टर्नओवर इन दोनों एक्सचेंजेस का। तो टर्नओवर हमको ये बताता है कि किसी भी हफ्ते में या महीने में या साल में उस एक्सचेंज पे कितने लाखों का और करोड़ों का कारोबार हुआ। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि टर्नओवर इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लिक्विडिटी ऑन दैट एक्सचेंज। और अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर हायर टर्नओवर है, इसका मतलब है ज़्यादा ट्रेडर्स उस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये बीएसई और एनएससी के टर्नओवर का कंपैरिजन है पिछले 3 साल का। जो ब्लू बार्स हैं वो एनएससी के हैं, जो रेड बार्स हैं वो बीएसई के हैं। आपको एक नज़र में ये देख के क्लियर हो जाएगा कि एनएससी पे टर्नओवर सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट बीएसई इतना पीछे है कि वो कैचअप भी नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप कैश सेगमेंट पे कंपेयर करें तो एनएससी पे सबसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग एनएससी पे कर रहे हैं बीएसई के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल को उठा के देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम लोग एग्जांपल लेंगे आईसीआईसीआई बैंक का। तो 3 जुलाई 2018 को करीब 5 लाख के आसपास शेयर आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेडेड हुए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन अगर आप एनएससी को देखें तो उससे करीब दुगना शेयर्स ट्रेडेड हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक को एनएससी पे ट्रेड किया होता तो आपके पास बेटर स्प्रेड्स होते, आपके स्लिपेजेस कम होते, और ट्रेड में घुसना और बाहर निकलना आपके लिए ज़्यादा आसान होता। तो आई थिंक ये काफ़ी ऑब्वियस है कि जो पहला राउंड
लिक्विडिटी का है, इसमें NSE विनर है। अब हम चलते हैं राउंड 2 पे, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग। तो लिक्विडिटी जो है आपकी डेरिवेटिव्स में ज्यादा क्रिटिकल है एज कंपेयर टू द कैश सेगमेंट। बिना लिक्विडिटी के एक डेरिवेटिव ट्रेडर का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप कंपेयर करें लिक्विडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में, NSE अगेन इज अ विनर। इनफैक्ट NSE के पास करीब 90% ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स का और BSE के पास हार्डली 10%। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये रहा आपका HDFC बैंक के डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि BSE पे HDFC बैंक के डेरिवेटिव का वॉल्यूम कितना था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और आप गलत नहीं देख रहे हैं, देयर वाज 0 वॉल्यूम ऑन BSE। इसका मतलब है कि एक भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट HDFC बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसका एक भी कॉन्ट्रैक्ट BSE पे ट्रेड नहीं हुआ। तो ये काफी जाहिर सी बात है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो निफ्टी शुड बी योर नंबर 1 चॉइस। तो ये सेकेंड राउंड जो है लिक्विडिटी इन डेरिवेटिव्स, इसका भी विनर NSE ही है। तो अब हम लोग चलते हैं राउंड नंबर 3 पे, वैरायटी ऑफ स्टॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि BSE के ऊपर करीब 5000 के भी ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड हैं और NSE पे 2000 से भी कम स्टॉक्स लिस्टेड हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि किसी भी कंपनी को NSE पे लिस्ट करने के लिए जो रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। BSE पे लिस्ट होने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन है वो थोड़ा रिलैक्स्ड हैं। तो इसीलिए कभी कभी लो क्वालिटी कंपनीज भी BSE पे आसानी से लिस्टेड हो जाती हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो भी स्टॉक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में काम आते हैं वो दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, तो आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स छोटी कंपनी यानी कि माइक्रो कैप कंपनीज पे इंटरेस्टेड हैं, उनको BSE पे लिस्टेड स्टॉक्स में ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। कई सारी अनडिस्कवर्ड कंपनीज जो अभी स्टार्ट हुई हैं और धीरे धीरे करके अपना पोटेंशियल दिखा रही हैं, वो BSE पे आपको ज़्यादा चांसेस है कि मिलेंगी एज कम्पेयर टू NSE। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीसरा राउंड है वैरायटी ऑफ स्टॉक्स का, वो BSE जीत जाता है। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने का, उसमें क्या डिफरेंस है? तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मोर और लेस ये जो कॉस्ट है काफ़ी सिमिलर है और आपके जो बड़े कॉस्ट हैं यानी कि STT और ब्रोकरेज, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो युद्ध हो रहा है NSE और BSE में, उसको NSE जीत रहा है। क्यों? नंबर 1, NSE में कैश मार्केट में लिक्विडिटी कहीं ज़्यादा है और ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली डे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है तो NSE एक सिंगल वायबल ऑप्शन है आपके पास आज की डेट में। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है? तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप NSE पे ट्रेड करें। नंबर 2, अगर आप डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप NSE पे ट्रेड करें। और अगर आप एक सैवी इन्वेस्टर हैं तो आप ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनीज को एक्सप्लोर करें।